कि जो कनाडा में जिस समय प्रवासन जो भारतीयों का हो रहा था जिस तरीके से, उधर से उसी के रास्ते अमेरिका में भी उस जमाने में लोग जाना शुरू होते हैं, यानी ब्रिटेन, कनाडा और उसी के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश होता है। वो दौर वही रहता है जिस समय कनाडा और अमेरिका के में लोगों का जाना शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, ये सोचती है कि अमेरिका में जब ये जो भारतीय प्रवासी हैं, इनका महत्व कब से देखा जाने लगा है। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो महत्व दिखाई पड़ रहा है, खास करके भारतीय लोगों का कनाडा में, कनाडा के बाद अमेरिका में, वो 1917 में ये चीजों का परिणाम दिख रहा है। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि जो पंजाबी लोग हैं, वही लोग इन क्षेत्रों में अधिकांशतः जा रहे हैं। ये तो काम करने के लिए जा रहे हैं, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, कुछ और चीजों को करने के लिए जा रहे हैं, या इंग्लैंड गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ वैसी गतिविधियों में लिप्त हो गए और उनको वहां न रहने के लिए वो प्रतिबंधित किया गया, तो वो किधर चले गए, अमेरिका की तरफ चले गए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो यूरोप में रह रहे थे और यूरोप में उनको किसी कारणवश दंडित किया जाता था, तो उन लोगों के लिए अमेरिका की तरफ का रास्ता खुला रहता था और वो अमेरिका चले जाते थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी, जिसमें ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका था। तो वहां पे जो एक तरीके से दंड जो कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो से जो लोग दंडित किए जाते थे, उनको दंड स्वरूप अमेरिका में भेजा जाता था। और ऐसे ही लोगों से अमेरिका बाद में तैयार होता है, और बाद में आप देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितना धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता है और एक मुख्य धारा जोड़ता है, और किस प्रकार से आज के दौर में अमेरिका अपना पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। तो ये सारी चीजें। अब चूंकि भारतीय प्रवासियों का जो दौर था, वो अमेरिका में जो लोग जा रहे हैं, भारत के लोग रहने वाले, वो कब से जा रहे हैं। तो ये शुरुआती दौर में अगर हम देखें, तो जो अमेरिका में हमारे भारतीय लोग जा रहे हैं, वो मजदूर के दृष्टिकोण से जा रहे हैं। और कुछ खाड़ी देश क्षेत्रों में, जो कुछ अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, और वो भी जो मजदूर हैं वो निम्न श्रेणी के मजदूर हैं, वो क्षेत्र खास करके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो कुछ लोग जो जो थे, जो वर्क करने गए थे, वो मजदूरों के इस श्रेणी में ही वर्क करने गए थे। क्योंकि अमेरिका उस समय तक, उस जमाने तक अभी उतना विकास की अवस्था को नहीं प्राप्त किए हुए था। अभी अमेरिका का एक वो चल रहा था, अभी विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, और ये सारी चीजें थी। तो जो लोग जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के लोग, जो सिख लोग ब्रिटेन की तरफ गए, ब्रिटेन से ऐसे रास्ता बना और उनको के लिए नई दुनिया का रास्ता जो अमेरिका तक पहुंचा, फिर कनाडा में इनका निर्वासन हुआ, ये सारी गतिविधियां शुरू हुई। जो भारतीयों का मूल प्रवासन एक तरीके से देखा जाए तो 1917 के समय में, जब अमेरिका में प्रतिबंध लगाया जाता है, तब देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से लोग अमेरिका अमेरिका में पहुंच रहे हैं। उस समय एक घटना घटी, उसमें ये घटी कि जो वहाँ का शासक राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया और कहा कि अब अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले लोगों को ही जाने दिया जाएगा। ये 1917 की बात है, यानी अधिकांश लोग वहीं अमेरिका में अब जा सकते हैं जो अंग्रेजी जान रहे हैं या अंग्रेजी पढ़े लिखे अंग्रेजी क्षेत्रों से हैं, और उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब वो लोग अमेरिका में जाएंगे। ये एक दौर चलता है। लेकिन बाद में ये 1921 के समय में ये गुणवत्ता और संख्या, जो गुणवत्ता का आधार था, उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, और धीरे धीरे इस जमाने में हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से लोग कट के किस तरफ का रुख करते हैं, कनाडा की तरफ रुख करते हैं। और यही कारण बनता है कि जो कनाडा में जो हमारे भारतीयों का प्रवासन की गति है, वो तेजी से विस्तार होती है। और ये दौर चलता रहता है। 1917 में साक्षरता की जांच का जो अभियान चलाया गया अमेरिका में, उसके बाद ये
जो साक्षरता के जांच का कार्यक्रम है, ये नियम 1952 तक चलता रहा। 1952 में अमेरिका द्वारा एक अप्रवासी एक्ट लाया गया, जिसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर इस व्यवस्था की विवेचना की गई और कहा गया कि जिन देशों से अमेरिका के राष्ट्रीय संबंध होंगे, सांस्कृतिक संबंध होंगे, उनको वहां के नागरिकों को आने दिया जाएगा और राष्ट्रीय मूल कोटा व्यवस्था को पुनः लागू किया गया और अंततः पुनः इसमें संशोधन किया गया 1956 में, 1965 में, जिसके बाद ये चीजें की गई कि जैसे कुछ राष्ट्रों को जो शामिल किया गया था कि अंग्रेजी जानने वाले लोग ही आएंगे, लेकिन अब अन्य राष्ट्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी 1965 का जो वहाँ का संविधान संशोधन होता है नागरिकों के लिए और नागरिक बिल में जो संशोधन होता है, तो उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि अमेरिका अब विश्व के अन्य देशों के लिए भी आने के जो मान्यता थी उसको शुरू कर देती है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 1917 में उनके यहाँ जो नागरिक कानून लागू किया गया था, उसमें ये प्रतिबंध दिया गया था कि सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले लोग जो एक परीक्षा होगी उसमें पास करेंगे और वहीं अमेरिका में रोजगार के लिए आ सकेंगे, क्योंकि 20वीं सदी का जो दौर चल रहा है, उस समय तक अमेरिका अपने को विकास की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। और शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि जब कनाडा की तरफ भारतीयों का प्रवासन हो रहा था, तो उस दौर में जब अमेरिका की तरफ भारतीय लोग कदम रख रहे थे, तो एक अलग वो था, चीजें थी कि वो ये जो लोग रोजगार कर रहे थे वहाँ खास करके मजदूरों का ही रोजगार उनको मिल रहा था और इस प्रकार से इनकी गतिविधियों का संचालन देखने को मिल रहा था यहाँ पे, खास करके अमेरिका में। लेकिन अगर एक बात आप ध्यान दें कि हम लोगों ने देखा था कि कनाडा में भी भारतीयों का जो प्रारंभिक चरण में जो प्रवासन था, वो एक प्रकार से खास करके मजदूरी और ऐसे मुख्य मजबूत कामों के लिए ही लगाया गया था। तो ये अमेरिका के में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। बाद में हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका अपने बिल में संशोधन करता है और वो खास करके जब 65 वाला जो उनका नियम नागरिक संशोधन बिल आता है, तो उसके तहत जो नियम कानून बनते हैं, तो एक जो वहाँ का रास्ता, अमेरिका जाने का रास्ता जो खुलता है, वो भारतीयों के लिए भी एक तरीके से रास्ता खुल जाता है, भारतीय प्रवासियों के लिए भी जाने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभाव में देखा गया कि भारतीय लोग अमेरिका में कब जाना शुरू किया और सबसे ज्यादा जो आज अमेरिका में भारतीयों की पहचान है वो कब गए, तो ये देखा जाता था। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग, चाहे अंग्रेजी शिक्षित लोग ही गए थे, जैसे हमने गदर आंदोलन के समय देखा था कि कुछ लोग अमेरिका से जो भारतीय थे और अमेरिका से इस को संचालन कर रहे थे। फिर कामागाटो प्रकरण के मामले में हम लोग देखा, लेकिन वो चीज ये था कि वो एक श्रृंखला के तहत थे कि एक टेस्ट होता था, उस टेस्ट में पास करने वाले लोग ही जा पाते थे। तो एक सीमित जनसंख्या जा पा रही थी 1917 के नियम के जो बाद के जो डायस्पोरा हमारे जा रहे थे। लेकिन 1965 के बाद अब ये तय हो गया कि अमेरिका में जाने के लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि जो संबंध हैं, जो जिन राष्ट्रों से अमेरिका के संबंध एक तरीके से, एक मिनट, ये सारी चीजें देखने को, जो हम लोगों का ये दौर जो अध्ययन का हम लोगों का क्षेत्र है कि भारतीयों का जो मुख्य जो डायस्पोरा जो हमारे अध्ययन का केंद्र है वो कब से जा रहा है, तो ये चीज देखने को मिला कि जो 1970 का दशक जो चल रहा है, 1970 के दशक में एक तरह से जो पढ़ा लिखा भारतीय डायस्पोरा है उसका प्रवासन अमेरिका की तरफ होता है, एक व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें। और ये
खास करके दो जगहों से निकल के जा रहा है ये पढ़ा लिखा डायस्पोरा। एक तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन वाला प्रांत में जो रह रहा है, और दूसरा वो जो निकल रहा है जो कनाडा गया हुआ है और कनाडा से अमेरिका की तरफ प्रवासन कर रहा है। तो ये शुरुआती दौर का जो जो रास्ता दिख रहा है वो इधर से ही, इन दोनों देशों से ही निकल रहे हैं। लेकिन जो भारतीय प्रवासन का दशक है अगर देखा जाए तो 50 से 60 के दशकों में जो भारतीयों का प्रवासन का अगर रेशियो देखा जाए अमेरिका में, तो 1% था। 1% के 1% या 1% कह सकते हैं कि 1% से भी कम जो उनका जो रेशियो था कि भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या थी। लेकिन वही चीज जब 1965 का ये कानून आ गया और 70 के दशक में जब ये बात की जाती है, तो ये चीज तीव्रता से बढ़ती हुई, माने तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये 4 के करीब, इनका 4% के करीब, यानी ये एग्जैक्ट आंकड़ा है वो लमसम में 4% के करीब पहुंचा हुआ देखा जाता है। और इसी तरीके से ये अगर आप और आगे बढ़ रहे हैं 80 के दशक में आप देखें, और उसी तरह 80 के दशक में भी वृद्धि हो रही है। फिर अगर आप 96 में चले आए तो 96 में 5% ये संख्या बढ़ के हो जा रही है। और इसी तरीके से 2004 में ये 7.4% तक पहुंच जा रही है। तो ये यानी आप ये चीज देख रहे हैं कि 1970 के बाद यानी 65 के नियम आने के बाद लगातार जो भारतीय प्रवासियों की संख्या है अमेरिका में लगातार बढ़ रही है। और बाद में 1968 में भी एक संशोधन आ रहा है जिसमें एक फैमिली यूनिफिकेशन का जो एक संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत वहां पे अगर किसी तरीके से एक परिवार के संपूर्ण फैमिली को नागरिकता का जो एक आधार है वो देना शुरू करता है अमेरिका। अमेरिका में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि और जो 68 में ये चीजें आया तो उसमें ब्लड रिलेशन जो होता है, जो पारिवारिक संबंध है, उसको भी महत्ता दिए जाने लगे। तो लोगों को अब एक चीज हो गया कि अगर अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को प्रवासन होना जाना होता था और उसको वहां बसना होता था, रहना होता था, तो ये चीजें थी कि उनको पारिवारिक संबंधों के आधार पर उनको ये चीजें मिल जा रही थी, वहां पर रहने के लिए अधिकार मिल जा रहे थे, रोजगार मिल जा रहे थे। लेकिन एक चीज देखने को मिला कि ये अधिनियम आने के बाद 70 के जो दशक के बाद जो भारतीयों का जो प्रवासन का दौर हो रहा है इस 20वीं शताब्दी में, तो ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रही है वो अमेरिकी डायस्पोराओं के लिए के दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं कि ये जो डायस्पोरा जो जिनका अमेरिका में प्रवासन हो रहा है वो भारत का सबसे पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्तियों का निर्वासन प्रवासन उन क्षेत्रों में हो रहा है, खास करके अमेरिकी क्षेत्रों में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो डायस्पोरा थे वो मजदूरी के काम में हमने देखा कि कनाडा से कुछ उधर साइड में चले गए, और इस तरह अमेरिका का जो हमारा लोगों का प्रवासन हुआ तो वो खेती मजदूर का काम जैसे कामों में लगे। लेकिन जब एक विधिवत संशोधन हुआ वहां के नागरिकता कानून में, 1917 का कानून आया, तो कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ ऐसे लोग जो उच्च शिक्षा और पढ़ने वाले, अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, तो वो उनको मौका मिला और वो अमेरिका में जाके अपने रहने का आश्रय बनाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, उनके अमेरिका में, ब्रिटेन में रहने में प्रतिबंध लगा दिया, तो वो लोग भी जाके अमेरिका में रहे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सहभागिता दी। तो ये सारी चीज, कई सारी संस्थाएं अमेरिका में बनाई। लेकिन आम नागरिकों के लिए जो प्रवेश शुरू होता है वो 65 के संशोधन के बाद शुरू होता है, और 68 में जो एक ब्लड रिलेशन का जो संबंध जो अधिनियम आता है उसके तहत शुरू होता है। लेकिन इसके बाद जो प्रवासन हो रहा है
वो जो प्रवासन कर रहे हैं, जो संशोधन, नए संशोधन अमेरिका में आ रहे हैं, उसके बाद जो भारतीयों का प्रवासन अमेरिका में हो रहा है, वो उनका, वो भारतीय जो हैं वो बड़े ही अलग दृष्टिकोण के भारतीय हैं। कहने का मायने ये है कि वो एक तरीके से पढ़ा लिखा और उच्च तबके के लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए, एक तरीके से जो ब्रेन है भारत का, जो मुख्य ब्रेन है उनका हो रहा है, जा रहे हैं खास करके अमेरिका में। यानी आप कह सकते हैं कि शहरी आबादी के लोग और पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित लोगों का, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का ही वहाँ पे प्रवासन हो रहा है। और दूसरा जो एक इसमें एक वो है कि कुछ कुशल और अकुशल मजदूर, मैंने कुशल और अकुशल कर्मकार जिसको आप कहेंगे, उन लोगों का भी जाना शुरू हो रहा है, लेकिन उनका प्रतिशत रेशियो कम है। और सबसे ज्यादा जो रेशियो किनका है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का ही। और ये लगभग में बताया जा रहा है कि 1982 तक के जो आंकड़े हैं, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग में 20,000 की औसत संख्या बन रही थी जो अमेरिका में लोग जा रहे थे। और वो ये अधिकांश लोग जो इनको देखा जा रहा था, तो इनके पास उच्च शिक्षा की डिग्रियां थी, यानी हाई क्वालिफाइड लोग थे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो अमेरिका में लोग जाने वाले लोग थे, ये किस तरीके के लोग थे। और बाद में यही चीज देखा जाने लगा कि अमेरिका की जो वीजा नीतियां बन रही थी, जो वहाँ के नियम और कानून बन रहे थे, वो ऐसे लोगों को ही वीजा दे रहा था जो एक या तो प्रशिक्षित हों, कुशल कारीगर हों, या तो हाई क्वालिफाइड लोग हैं। इसी प्रकार से 1992 में एक घटना आती है, जो आप देखते हैं कि H-1B वीजा की जो घटना घटती है, जिसमें कर्मचारियों के जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति के लिए ये, और अपने यहाँ पूंजी निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब विश्व में एक खुली अर्थव्यवस्था का दौर चलता है, तब लोगों का जो पलायन का दौर होता है, वो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ लोग मूव करते हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी वैश्वीकरण के दौर में अपने आप को स्थापित करता है और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनता है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनता है अमेरिका, तो ये चीज देखा गया कि जब कहीं भी अर्थव्यवस्था का में ज्यादा उछाल आएगा, तो वहां पे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उसके लिए लोगों की जरूरत होगी। तो वो एक तरीके से उनमें मजदूर रहेंगे, कुछ अधिकारी रहेंगे, कुछ कर्मचारी रहेंगे और कुछ अन्य इंजीनियर्स रहेंगे, तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये लोगों की पूर्ति अमेरिका के लोगों द्वारा हो पाए, ये संभव नहीं हो रही। तो बाहर से लोगों को मंगाया जा रहा था, और ये जो मानव श्रम की पूंजी थी, उसको पूर्ति करने के लिए अमेरिका ये वीजा का शुरुआत कर रहा था, H-1 वीजा जो है। तो आप देख रहे हैं कि इस वीजा के तहत पूरी दुनिया से लगभग में 65,000 लोग अमेरिका में जा रहे हैं, और उसमें से अधिकांश लोग जो सॉफ्टवेयर की जो अधिकांश लोग स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जिनमें अधिकांश लोग इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल डिग्री वाले लोगों को ही वो मिलती है। जो ये 65,000 लोगों को वीजा दिया जा रहा है, उसमें 42% जो संख्या रह रही है वो भारतीयों की हो रही है। यानी यहाँ लगभग में आप कह सकते हैं कि 65,000 में लगभग में 35 से 40,000 के करीब भारतीय लोगों का प्रवासन हो रहा है अमेरिका में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक दौर जो था 90 का दशक, भारत के पढ़े लिखे जो हाई क्वालिफाइड लोग थे, जो उच्च शिक्षा के डिग्रियां लिए हुए थे, उनका प्रवासन अमेरिका में तेजी के साथ हो रहा है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में इतनी तेजी से पढ़ा लिखा भारतीय अमेरिका की तरफ नहीं जा रहा था। और वहीं आप देख रहे हैं कि 1999 से लेके 2001 तक
3 वर्षों की अवधि में इस वीजा की संख्या कहा जाता है कि और बढ़ जाती है और 3,37,500 के करीब ये संख्या को बढ़ा दी जाती है। तो ये बता रहा है ये H-1B वीजा, ये अमेरिका में जो बाहरी लोग माने जो अमेरिका के नागरिक नहीं है, दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो आ रहे हैं, तो वो चीजें बता रही है कि अमेरिका में जो प्रवासन हो रहा है वो कैसे लोगों को अपने यहाँ जो प्रारंभिक प्रवासन है अमेरिका में भारत का या दुनिया के अन्य किसी देशों का, उनकी बातें छोड़ दिया जाए। और जब से अमेरिका ने ये प्रवासन की नीति बनाई उसके बाद से जो नीति बनी उसमें ये देखा गया कि जो बाहरी लोग अमेरिका में गए वो काफी हाई क्वालिफाइड लोग थे, तो जब और काफी योग्य लोग थे। तो आप एक चीज और जानते हैं कि जब कि कहीं भी योग्यता को पैमाना बनाया जाता है तो अच्छे लोगों का ही चयन होता है, प्रतियोगिता जब आती है कहीं पे। तो ये सारी चीजें थी, लोग अमेरिका में जा रहे थे और काफी योग्य लोग जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जब योग्य लोग अमेरिका में जाएंगे, वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे, तो उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से बढ़ेगा। और यही सारी चीजें हैं कि अमेरिका लगातार जब इन लोगों का प्रवासन अमेरिका में हो रहा है और ये अपना योगदान अमेरिकी में देना शुरू कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जाती है और अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण क्या बनता है? ये जो बाहरी लोग हैं, खास करके जो प्रवासी लोग हैं, उन लोगों का जाना और अमेरिका का पूरी जो व्यवस्था है वो मार्केट वैल्यू व्यवस्था हो जाना। और वैश्वीकरण के दौर में जब दुनिया अपने की होड़ में थी कि अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह स्थापित करें, ऐसे में जब उच्च शिक्षा प्राप्त और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब ऐसे योग्य लोग पहुंच रहे हैं, तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका अनुमान लगा के अपने प्रोडक्ट का उत्पादन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसको जो विश्व की मार्केट है उसमें स्थापित भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो हाई क्वालिफाइड अर्थव्यवस्था हो जाती है। और एक तरीके से आप देख दुनिया की जो मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में चीजें हों। लेकिन आप कुछ चीजों का अमेरिका इस बीच में शिकार भी होता है। जैसे 2001 में आपने देखा था कि एक घटना घटी थी, 9/11 की जो घटना इस सितंबर में घटी थी, उसके बाद अमेरिका के लिए कुछ सुरक्षा कारण भी बनने लगे। तो इस समय कुछ समय देखा गया कि सुरक्षा कारणों से इन लोग जैसे अमेरिका में गैर अमेरिकी लोगों के ऊपर तरह तरह के नियम कानून बनाए गए और बाद में अमेरिका ने इसमें भी सुधार किया, कई सारे चीजों को लाया गया। जिसे उसने अपनी अप्रवासन नीति जो बनाई उसमें 3 मुद्दों को जगह दी। पहला जो मुद्दा था वो ये था कि जनसंख्या में जो प्रजातीय संतुलन था उसको बनाए रखने के लिए ध्यान दिया गया। और दूसरा जो था उसमें कि गैर कानूनी अप्रवासन को रोकना उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और तीसरा था कि श्रमिक बल की जो आवश्यकता थी उनमें भारत ने जो उसको पूरा कर रहा था उसको पूरा करने के लिए वो एक नियम बनाया जिसमें कनाडा और अन्य दूसरे जो भारतीय प्रवासी थे उनसे उनको पूर्ति करने का नियम बना रहा था। लेकिन बाद में इस चीजों में सुधार होता है और वो क्या करता है कि पूरा एक माने जो एक अपने उनकी जो संशोधन नीतियां हैं उस बनाई जाती हैं और ये देखा जाता है कि संबंधों के आधार पे वीजा देने की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। तो भारतीय लोगों को अमेरिका खास करके मजदूर वर्ग में काम करने के लिए जो संशोधन हो रहा है उसमें जगह दे रहा है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारतीयों का पुनः जो प्रवासन है वो अमेरिका की तरफ शुरू हो जाता है 2001 के बाद। और एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका की जो श्रम बाजार है, मानव पूंजी है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने का
काम 2001 के बाद जो करने लग रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं, वो भारतीय लोग बन जा रहे हैं। आज 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 के क्षेत्र में अगर आप देखा जाए तो अमेरिका के हर क्षेत्रों में भारतीय लोग अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम हो, वो चाहे वो किसी एक तरीके से आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का जितने चरण आप बांटेंगे, जितने वर्गों में की जैसे उद्योग, कॉर्पोरेट जगत, फिल्म जगत और तमाम जितने भी क्षेत्र आप बांट सकते हैं उद्योगों के लिए, वो सब में भारतीयों का योगदान है और ऊंचे से नीचे के पदों तक भारतीय उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर एक तरीके से कहा जाए कि जो अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की है, किस इसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो बाजारवादी व्यवस्था व्यवस्था है। तो जो श्रम बाजार है वहां में भारतीयों की सहभागिता ज्यादा है, जो व्यवसाय हो रहा है, रोजगार हो रहा है, तो उसमें शैक्षिक दृष्टि से जो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं जहाँ के लोग, वो भारतीय लोग हैं। भारतीय लोगों को विदेशों में खास करके अमेरिका में पसंद किए जाने के दो कारण बन रहे हैं। दो कारण इसलिए बन रहे हैं कि जो अमेरिका की जब अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल जा रही है वैश्वीकरण के दौर में, तो वो अपने आप को चाहे अपने उत्पादित सामानों के लिए दुनिया के किसी ऐसे देश की मार्केट ढूंढ रहा है जहां उसकी प्रोडक्ट की खरीदारी हो, और इस दृष्टिकोण से उसको सबसे बड़ा मार्केट मिल रहा है चाइना, भारत और अन्य एशियाई देश मार्केट मिल रहे हैं। तो बाद में हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है और चाइना की अमेरिकी वस्तुओं को खरीदने से मनाही करने लग रहा है। तो भारत वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो मार्केट मिल रहा है एशिया में, वो है भारत। और भारतीयों को अगर इस दौर में भारतीयों को अपने यहाँ रोजगार दे रहा है वो, तो उसके दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा, ये भारतीय पढ़े लिखे लोग उत्पादन और उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षित हैं, उनके उत्पाद को बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि अगर उनका भारत से की के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, भारत की आवश्यकता की चीजों के निर्माण के लिए राय दे रहे हैं कंपनी को कि ये चीज बनाए जिसकी खपत भारत में ज्यादा है। तो एक तरह से भारत में उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भी जो ब्रेन चाहिए, जिसपे एक तरीके से शोध होना चाहिए, उसकी पूर्ति भी वो लोग वहां करते रहे। और जो संपर्क है, मार्केट से मार्केट में संपर्क लाने का जो काम कर रहा है, वही उनके भारतीय काम कर दे रहे हैं। यानी एजेंट का जो काम होता है वो भी वही भारतीय पूरा कर दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये रोजगार की स्थिति देख रहे हैं। अगर आप रोजगार की स्थिति का अवलोकन करें कि कितना लोग रोजगार अमेरिका में पाए हुए हैं, तो 1980 के 70 के दशक से रोजगार का जो दौर है वो एक तरीके से जो बाढ़ कहेंगे आप, कि लोगों का जाना तेजी के साथ शुरू हुआ। तो 80 के दशक में हम देख रहे हैं तो 3,60,000 के करीब भारतीय लोग हैं, जो 1990 में बढ़ के आप इनकी संख्या 8,20,000 हो जा रही है। और ये बढ़ोतरी लगभग में 125% के करीब है जो बढ़ोतरी हो रही है एक दशकों में। और आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से 2000 में यह आंकड़ा पहुंच को 10 लाख पहुंच जा रहा है, और पूरे एशिया का अगर आकलन कर लें तो ये 17 लाख के करीब लोग हो रहे हैं। तो एशिया के अगर देशों की जो अमेरिका में लोग जा रहे हैं, तो 2000 तक 17 लाख लोग जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख लोग कहाँ के हैं, सिर्फ भारत के लोग। अगर इनके व्यवसाय को देखा था एक तरीके से, और आप देख सकते हैं कि जो वयस्कों की संख्या है, ये 96% की हिस्सेदारी वयस्कों की है, यानी यंग लोगों की है, जो शिक्षा प्राप्त, माने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा के जब अपनी पूरी कर रहे हैं, तो नौकरी की तलाश के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको रास्ता कहाँ मिल रहा है, अमेरिका में जाके मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग वहां पे जा रहे हैं। एक तरीके से आप जो भारतीय प्रवासी हैं, तो इन प्रवासियों का जो अधिकांश लोग हैं
वो एक तरीके से देखा जा रहा है कि व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं तथा अन्य आश्रित है, कुछ विद्यार्थी हैं, तमाम लोग हैं। विद्यार्थियों की संख्या का जो एक प्रतिशत है, इसका रेशियो नहीं मिल रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थियों का रेशियो जा रहा है, लेकिन ये चीज मिल रही है कि जो सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला लोग पढ़ के, जो भारत से जो पढ़ के शिक्षा प्राप्त करके जा रहे हैं, वही वहां पे रोजगार पा रहे हैं। वहां जो लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो लोग अमेरिका में कितना रोजगार पा रहे हैं, इसका आंकड़ा आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए, कहीं जरूर मिलेगा। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया है कि क्या होगा, क्या कितने लोग हैं जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए और वहीं पे रोजगार करने लगे। आज के दौर में तो ज्यादा चल गया है, 2000 के बाद के दौर में ये गतिविधियां ज्यादा हो गई हैं कि अमेरिका में जो लोग पढ़ने गए वो लोग, अधिकांश लोग, ये लगभग में 78 से 79 या एक तरीके से कह लीजिए कि 90% के करीब लोग अमेरिका में ही अपना योगदान देने लगते हैं, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और अमेरिका में ही रोजगार करने लगते हैं। लेकिन 2000 से पहले कितने लोग अमेरिका में पढ़ने गए और वो लोग अमेरिका में काम करने लगे, इस चीज का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। ये देखा जाएगा कब मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप रूपरेखा देखिए, ये लोग जो अमेरिका में प्रवासी हैं, जो प्रवासन कर रहे हैं, तो शिक्षा की रूपरेखा देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग अधिकांशतः शिक्षित लोग हैं और इनका जो आय के जो साधन है वो भी ज्यादा मात्रा में इनको अच्छे वहां पे आय प्राप्त हो रही है। अगर एक पार्ट टाइम जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसकी जो कहा जा रहा है कि $18,000 मिल रहा है। जो पूर्णकालिक जॉब कर रहा है उसको $23,000 मिल रहा है। जो महिला है उसको $13,000 के करीब मिल रहा है। यानी महिला अगर कार्य कर रही है तो उसको $13,000 के करीब अमेरिका में तनख्वाह दी जा रही है, मिनिमम जो वहां का रेशियो है। और पुरुष जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसको $18,000, और जो पूर्णकालिक जो अस्थायी रूप से जो पुरुष जॉब कर रहा है उसको $23,000 की सुविधाएं मैंने तनख्वाह दी जा रही है। और ये लगभग में उनको सारी फैसिलिटी दी जा रही है जो अन्य चीजों को होनी चाहिए, जो भी वहाँ के नागरिकों के नियम कानून के दायरे में आते हों, वो सारी फैसिलिटी, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे निवास की सुविधा हो, सारी चीजें हों। तो एक तरीके से जो अगर रेशियो देखा जाए कि जो कि कितने परसेंट का रेशियो एक नौकरी कम में जो लोग गए हैं, तो 60% जो लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो $25,000 से अधिक की आय अर्जित करने वाले लोग हैं। जो भारतीय हैं उनकी बात हो रही है कि जो 60% जिनकी जनसंख्या है अमेरिका में, वो लगभग में $25,000 पर महीने की आमदनी है। और इनकी संख्या 30 वर्ष से अधिक, यानी 40 से नीचे और 30 वर्ष से अधिक है। और इसके बाद 30 वर्ष से कम की जनसंख्या वाले लोग, महिला और पुरुषों की संख्या भी वहां पे देखने को मिल रही है कि इतने, माने एक तरीके से आप कहिए कि ये आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत में खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल, चाहे अन्य जो टेक्निकल डिग्रियों की पढ़ाई अगर कोई छात्र पढ़ेगा तो वो 24 से 25 वर्ष की आयु पूरे तक जाते जाते वो अपनी जो शिक्षा का वो है, जो डिग्री लेने की समय वो पूरा कर ले रहा है, वो अपनी डिग्री पूरा कर ले रहा है और रोजगार की तलाश के लिए वो कहाँ चला जा रहा है, अमेरिका में चला जा रहा है और उसको रोजगार मिल जा रहा है। तो अगर आय की श्रेणी पे भी देखा जाए तो ये सीधे सीधे आंकड़े बता रहे हैं कि जो सबसे यूथ है वही अमेरिका की तरफ जा रहा है। और ये जो 25 वर्ष से अधिक की आय वाले 58% लोग ऐसे हैं जो स्नातक या उससे अधिक की डिग्री प्राप्त किए चुके हैं। तो ये नए जो आंकड़े आए हैं जो वहां पे, ये ऐसे लोग हैं
तो ये सारी चीज देख रहे हैं आज के दौर में, आप देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 1,35,000 लोग कुल ऐसे हैं जिनकी माने वो अमेरिका में अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनियों में स्थापित किए हुए हैं, और वो एक तरीके से मुख्य केंद्र बने हुए हैं अर्थव्यवस्था की। तो और इतना ही नहीं है, बहुत सारे सुविधा केंद्र बनाए गए हैं जो भारतीयों की सुविधाएं देख रहे हैं। और अमेरिका में जो ये एक आप आंकड़ा देखे हैं कि लगभग में 1,000 से अधिक, 10,000 से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं। और ये संस्थाएं कहीं ना कहीं इनकी जो रूपरेखा है उनको देखने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं पे काम करने के लिए, उनकी जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, उनके एसोसिएशन हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई है। जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक एसोसिएशन बनाए गए हैं अमेरिका में, विद्यार्थियों के लिए एसोसिएशन बनाया गया है जो हाई एजुकेशन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका में गए हैं। जो काम कर रहे हैं लोग किसी फर्म में, कंपनी में, उनके लिए एसोसिएशन बनाए गए हैं। जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार का एसोसिएशन बना लिया गया है अमेरिका में भारतीयों द्वारा। जो विकास संस्थाएं, जो मोटिवेटिव संस्थाएं गई हैं, उनका भी वहां पे हो गया है। नेटवर्किंग संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो भी अपना एक तरीके से संगठन बना ली है। तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से, अगर ये जो आंकड़ों की बात की और तमाम जो ब्रेन ड्रेन जो कहा जा रहा है कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी जो पढ़ा लिखा तबका का पलायन हो रहा है, तो आप ये सीधे सीधे ये आंकड़ों से कह सकते हैं कि जो भारत का जो सबसे पढ़े लिखे तबकों का जो पलायन हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है? अमेरिका की तरफ हो रहा है। और यूथ है ये जो जिनका जो पढ़ा लिखा जा रहा है, जो यूथ है, और वो यूथ जो बिल्कुल जो नव निर्माण में, किसी भी देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, उसका ज्यादा से ज्यादा जो पलायन हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। तो इसीलिए आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं वो भारतीय लोग कर रहे हैं। और पूरी पूरी अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे बड़े बड़े जो जो उनके प्लेटफॉर्म है अर्थव्यवस्था के, उन पे अधिकांश जो काम करने वाले लोग हैं, जो उच्च पदों पे जिनके काम कर रहे हैं, वो भारतीय लोग हैं। और ये चीज, दूसरी चीज आपको ये भी पता चल रहा है कि ये भारतीयों की महत्वपूर्ण जो प्रवासी लोग हैं, महत्वपूर्ण पदों को होने के कारण ही सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहे हैं, सांस्कृतिक संगठन बन रहे हैं, विद्यार्थियों का संगठन बन रहे हैं। तो ये यूनिटी बता रही है कि ये प्रवासी जो भारत से जा रहे हैं उनकी महत्ता अमेरिका में किस तरीके से है और किस प्रकार से वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। यानी जो अमेरिका को विश्व अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा रहा है तो कौन निभा रहा है? भारतीय डायस्पोरा निभा रहा है। और दूसरी चीज ये कि ये डायस्पोरा उसकी अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उनकी प्रोडक्ट को एक बड़ा मार्केट भी दे रहा है। और वो मार्केट के कैसे दे रहा है? जिस देश से वो गया है उसी देश में उसके प्रोडक्ट को खपत करने की भी वो सूझबूझ की जो रणनीति होनी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, वो भी उसको दिखा रहा है। तो एक तरीके से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय डायस्पोरा दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो उसके उत्पादन में भी अपना योगदान दे रहा है और उत्पादित होने के बाद उसके प्रोडक्ट के लिए एक बड़ा मार्केट भी दे रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो भारतीय डायस्पोरा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए इस तरीके से महत्वपूर्ण है। और जब कोई भी डायस्पोरा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस देश से उस जो जिस देश के लोग उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उस देश से और उस देश में राजनीतिक संबंध, वैदेशिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, तमाम संबंध स्थापित हो जाएंगे। उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। और वो चीजें आज भारतीय डायस्पोरा को अमेरिका में प्राप्त हो रही है। और आप देखते हैं कि जब भी वैश्विक स्तर पे, वैश्विक राजनीति पे, किसी मुद्दों पे, भारतीय राजनीति के मुद्दों पे अगर अमेरिका को
कोई निर्णय लेना होता है तो अमेरिका बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेता है, और भारत को अधिकांश जो वैदेशिक राजनीतिक निर्णय है उसमें महत्वपूर्ण जगह देता है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ये डायस्पोरा भी उसके चीजों में भाग भाग दे रहे हैं, और महत्वपूर्ण भाग दे रहे हैं उसकी अर्थव्यवस्था में। और जब कोई भी किसी भी देश का डायस्पोरा है, किसी भी वहाँ की देश की अर्थव्यवस्था में अपना भाग देने लगेगा, जैसे जैसे वो आर्थिक रूप से संपन्न होता जाएगा, धीरे धीरे वो राजनीति में आएगा। और आज के दौर में यही है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति में भी भारतीय डायस्पोरा अपनी किस प्रकार से स्थिति को मजबूत कर लिया है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो दुनिया के अन्य डायस्पोराओं पे लोगों का जितना ध्यान नहीं रहता है अमेरिकी चुनाव में, उतना भारतीय लोगों पे ध्यान रहता है कि भारत वंशी लोग सबसे ज्यादा वोट किसको करेंगे, और राष्ट्रपति चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आप यही चीजें देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पहले के, जो ब्रिटिश काल के समय में जो अमेरिका में गए और बस गए, यूरोप से गए और वहां पे बस गए, वो जो भारतवंशी कहे जाने लगे, वो लोग आज भारतीय राजनीति, वहाँ की अमेरिकी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि जो प्रवासी हमारे भारत में गए हैं वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं और उनको वोट देने का अधिकार हो गया है, और वो वोट अपने भारतवंशी लोगों को ही देते हैं। और आज ये जो आप पिछला जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि इन भारतीयों के प्रतिनिधित्व का कितना हुआ है कि उसने जो सीनेटर का पद है, सीनेटर के कई पदों पे सीनेटरों का जो पद है इन्होंने प्राप्त किया, और उपराष्ट्रपति का पद है इनके भारतवंशियों के हाथ में चला गया। और इतना ही नहीं, आज के दौर में जो बहुत सारी ऐसी दवा कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियों के जो वो हैं जो जिनके मुखिया मालिक भारतीय हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय डायस्पोरा है जो अमेरिका में गया वो पढ़ा लिखा तबका गया, और वहां जाने के बाद अपनी स्थितियों को मजबूत करते हुए जो भारतीय लोग हैं वहां पे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ों को इस तरीके से मजबूत कर लिए कि आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर भारतीय लोगों को उस अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वो नीचे चले जाएगी, गिर जाएगी। इसका आप परिणाम आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका वैश्विक आर्थिक मंदी के समय में आप देख सकते हैं कि जब अमेरिका में वैश्विक आर्थिक मंदी आ रही थी और वहाँ पे लोगों को रोजगार की छटनी हो रही थी, तो अन्य दुनिया के अन्य देशों के डायस्पोराओं की ज्यादा छटनी की गई, लेकिन भारतीय डायस्पोरा जो अमेरिका में काम कर रहे थे उनकी कम मात्रा में छटनी की गई। तो ये चीजें बता रही है कि अगर ऐसे दौर भी आ रहे हैं तब भी यहाँ का डायस्पोरा अपनी महत्ता को कायम कर पा रहा है, रह पा रहा है। ये चीजें बता रही है कि किस तरीके से वहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय डायस्पोरा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो ये आप इतना कह सकते हैं, कल्चर रूप से भी आज विकास हो गया है। भारत की सारी चीजें अमेरिका में आपको दिख रही हैं, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे जो भी हो, बड़े से बड़े आयोजन सांस्कृतिक गतिविधियों के अमेरिका में हो रहे हैं। आपकी भाषा का भी प्रचलन अमेरिका में हो रहा है, गीता हो गया, चाहे आपके धार्मिक विचारों का फैलाव है, चाहे जो भी है, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पे देखने को मिल रही है, संस्कृतियां देखने को मिल रही है। कारण यही है कि हमारा डायस्पोरा वहाँ अपनी स्थितियों को जो स्थापित करने में सफल हुआ है, और वो हर अपनी संस्कृति को वहाँ स्थापित कर रहा है धीरे धीरे, जो भारत से वो उसने वहाँ पे ले गया है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और समझदार डायस्पोरा, वो हर अधिकार भी प्राप्त कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अमेरिकी डायस्पोरा है उसकी आप ये सारी चीजें बता सकते हैं इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और जब ये डायस्पोरा इतना महत्व रखता है अमेरिका में, तो वो एक तरीके से आप कहें तो राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं अमेरिकी डायस्पोरा के बारे में। चलिए।